very happy and energetic good morning to everyone. Hope you all are relaxed and recharged for the class after holidays. And how was your festival? Awesome? Great? Very good. So continuing with the same chapter number 4, culture and socialization. In our previous class we have discussed about the culture, its definition, characteristics and the components or types of the culture. Today we will discuss about the social values. Okay, so what are the social values? They are the standards that define what is good, desirable, worthwhile in society. They are the underlined principles guided by choices and actions. They are standards that define what is good. एक सोशल वैल्यूज क्या होती है? सोशल वैल्यूज हम कह सकते हैं एक रूल्स होते हैं, डिफाइंड रूल्स कह सकते हैं हम कि व्हाट इज गुड फॉर और व्हाट इज बैड, है ना? ये हमें क्या फॉलो करना है ना, और क्या फॉलो नहीं करना है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी. ठीक है, इस सोसाइटी में कुछ रूल्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि आपको ये फॉलो करने हैं. ओके, दे आर द अंडरलाइन प्रिंसिपल गाइडेड बाय चॉइसेस एंड एक्शंस. अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं, आपको ये करना है और ये नहीं करना है. ठीक है, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग सैंक्शंस है ये. ठीक है, एनी एक्शन कॉन्ट्रेरी टू चेरिश्ड वैल्यूज इज कंडेम्ड. कोई भी ऐसा एक्शन जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी में डिजायरेबल नहीं है, सोसाइटी के लिए गुड नहीं है, उसकी सोसाइटी क्या करती है? उसको सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है. लाइक अगर आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं या फिर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, तो सोसाइटी आपकी क्या करेगी? क्रिटिसाइज करेगी, आपको बोलेगी कि भाई ये तो इस तरीके से, है ना, निंदा करेगी सोसाइटी में आपकी. जो कह सकते हैं कि आपका जो रोल आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बिहेव नहीं करते हो तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना. नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज. First of all, what is norms? Norms are mostly commonly defined as rules or expectations that are socially enforced. Like norms may be prescriptive, for example, be honest, or proscriptive, for example, do not cheat. Prescriptive means encourage for the positive बिहेवियर, लाइक बी ऑनेस्ट, है ना, कि आपको ऑनेस्ट बनने के लिए सोसाइटी इनकरेज कर रही है अपने मेंबर्स को. और प्रोस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्करेज करना फॉर द निगेटिव बिहेवियर, लाइक डू नॉट चीट. अपने सोसाइटी के मेंबर्स को डिस्करेज करते किस चीज के लिए? कि आप ऐसा बिहेवियर ना करो जो कि सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. जैसे कि चीट मत करो या फिर करप्शन में इन्वॉल्व मत हो, है ना. ओके, नॉर्म्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस विच अप्लाई टू स्पेसिफिक सिचुएशंस. नॉर्म्स आर द गाइडलाइंस, है ना, टू एक्शंस. गाइडलाइंस है कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, है ना, इन द स्पेसिफिक सिचुएशन. एंड वैल्यूज मोर जनरल गाइडेंस. जनरल गाइडलाइंस है, आपको इस तरीके से जनरल सब लोग इसको फॉलो करते हैं. ठीक है, नॉर्म्स, a number of specific norms are a reflection of a single value. Number of specific norms are a reflection of a single value. के लिए number of specific norms हैं जो कि किसको रिफ्लेक्ट करती हैं? a single value को. ठीक है, for example, like a dress code for a function is a norm. ठीक है, and the value respecting elders norms under this touching feet. वैल्यू क्या है? रिस्पेक्टिंग आइडल्स की रिस्पेक्ट करना. और नॉर्म्स, इसके अंदर क्या नॉर्म्स आती है जिसको फॉलो करते हैं हम? टचिंग फीट. और ये भी अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से. कहीं पे टचिंग फीट अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि गर्ल्स कहीं पे टच फीट करती हैं एल्डर्स के, कहीं पे नहीं करती. कुछ सोसाइटीज में ये बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ सोसाइटीज में ये अलाउ नहीं है कि गर्ल्स अपने एल्डर्स के फीट टच कर सकें, है ना. ओके, examples
In Indian society, there is a value of respect for seniors, and from that, a number of norms are derived regarding expected behavior towards seniors, such as offering seats to elders, touching their feet, or greeting them, not addressing by first name. यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नॉर्म्स के, है ना, कि किस तरीके से बिहेव करना है हमें, क्या क्या नॉर्म्स हैं, है ना, कि किस इन इंडियन सोसाइटी देयर आर वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, है ना, सीनियर्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, बहुत इसके लिए बहुत सारी वैल्यूज नॉर्म्स बताई गई हैं इंडियन सोसाइटी में कि क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, क्या करना है इसके लिए, सच एज ऑफरिंग सीट्स, क्या अगर आपके एल्डर खड़े हैं और आप बैठे हैं तो आपको उनको सीट ऑफर करनी है, उनके फीट टच करने हैं, है ना, और उनको विश करना है, ग्रीट करना है, और उनको कभी भी उनके फर्स्ट नेम से वो नहीं बुलाना है ना। जैसे ऐसे होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, क्या होता है कि बेशक वो आपके रिलेटिव नहीं है, आपके नेबर हैं, या फिर आप उनको नहीं जानते हैं लेकिन वो आपसे बड़े हैं, तो आप उनको नाम लेके नहीं बुला सकते, है ना, आप उनको कुछ भी कहोगे, ताऊ जी या चाचा जी, है ना, इस तरीके से कह के आप उनको एड्रेस कर सकते हैं, चाहे वो आप उनको जानते हो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उनका नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स ब्रिंग कॉमनैलिटी in the outlook between members of society, binding them together. Shared values and norms bring commonality. यानी कि ये वैल्यूज और नॉर्म्स को हम शेयर करते हैं, एक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं एक साथ, वो एक ही कल्चर, एक ही नॉर्म्स, वैल्यूज को शेयर करते हैं, है ना, जिससे कि उनके अंदर एक कह सकते हैं कि बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड बाइंड होता है, एक टुगेदरनेस की वी फीलिंग आती है ना। एक ही कम्युनिटी के लोग जब एक ही कल्चर, एक ही नॉर्म्स, वैल्यूज को फॉलो करते हैं, एक ही चीज को शेयर करते हैं, तो उनके अंदर एक कॉमनिटी की फीलिंग आती है, वी फीलिंग आती है ना। इट मेक्स सोशल लाइफ ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल. For example, without norms, we would never know whether to shake hands with a new acquaintance or give them an affectionate push. It makes जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो हमारी लाइफ को ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल बनाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आगे क्या होना है ना। विदाउट फॉर एग्जाम्पल विदाउट नॉर्म्स के बिना वी वुड नेवर नो, हम नहीं जान पाएंगे, क्या नहीं जान पाएंगे कि वेदर टू शेक हैंड्स करना है, किसी नए मिलने वाले व्यक्ति के साथ हमें शेक हैंड करना है या फिर उसको एक हक देना है ना, या फिर हमें क्या उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर करना है, ये हम विदाउट नॉर्म्स नहीं जान पाएंगे, है ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कल्चर है वो क्या है, वो लर्न बिहेवियर है। जब तक वो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। थर्ड इज नॉर्म्स आर एसेंशियल बिकॉज दे रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ नंबर्स ऑफ सोसाइटी और ग्रुप. विदाउट नॉर्म्स देयर वुड बी चॉइस और डिसऑर्डर. नॉर्म्स क्या है, एक नॉर्म्स एसेंशियल हैं, जरूरी हैं सोसाइटी के लिए। क्या रेगुलेट करती हैं, बिहेवियर करती हैं, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन लोगों उनका जो बिहेवियर है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती हैं नॉर्म्स अकॉर्डिंगली, कि आप ये करना है, फिर आपको ये करना है, ये करना है, इस तरीके से मतलब रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना है, किसको, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना। और इसके बिना क्या है, डिसऑर्डर हो जाता है सोसाइटी में, मिसबिहेविंग फैलती है सोसाइटी के अंदर। अगर नॉर्म्स ना हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, अगर आपको ये नहीं पता कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं तो उसके साथ आपको किस तरीके से बिहेवियर करना है, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपको सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। ओके, नाउ द cognitive dimensions. The cognitive dimensions of culture refers to ideas which includes beliefs, knowledge, myths, superstitions, etc. of the society. Cognitive dimensions, it means how culture transmitted into the members. It refers the beliefs, knowledge, myths, superstitions in the society.
In literate society, ideas are transcribed in books and documents. Literate society में आइडियाज कैसे ट्रांसमिट होते हैं, है ना, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, है ना. बट इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज आइडियाज आर इन द फॉर्म ऑफ लेजेंड्स एंड मिथ्स विच आर कमिटेड टू मेमोरी एंड ट्रांसमिटेड ओरली. इन और इलिटरेट सोसाइटी में क्या होता है, ट्रांसमिट किए जाते हैं ओरली. आपको बता के बताया जाता है कि इस तरीके से आपको रिचुअल्स फॉलो करनी है, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है, या जो भी नॉर्म्स हैं, झूठ नहीं बोलना है, या फिर बी ऑनेस्ट, जो भी है, डोंट बी चीट, ये सब चीजें जो आपको ओरली बताई जाती हैं. In the contemporary world, ideas are also reflected in audio-visual media, ads films. और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो चल रहा है सिनेरियो, इसमें क्या है, इसमें ऑडियो विजुअल और मीडिया के थ्रू भी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको बताया जाता है लोगों को कि इस तरीके से आपको सोसाइटी में बिहेव करना है, थ्रू एड्स, थ्रू फिल्म्स. ठीक है. दीज आर द cognitive dimensions of culture. Now the material aspect of culture. जो भी अब तक हमने पढ़े वो कैसे aspects थे कल्चर के, वो normative aspects थे. ये हैं material aspects. 2 types की कल्चर थी ना, कौन कौन सी थी, material culture और नॉन मटेरियल कल्चर. नॉन मटेरियल कल्चर नॉर्म्स, वैल्यूज, एंड मटेरियल कल्चर जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं, जैसे कि फैन है, ये सब कुछ है ना, जो भी इन्वेंशंस है, दैट दीज आर मटेरियल एस्पेक्ट्स. ठीक है. इट रेफर्स टू द tangible, concrete products that members of society possess and make use of. For example, machines, buildings, jewelry, modes of transportation, technologies, gadgets. जितनी भी, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, वो सब चीजें कैसी हैं, वो मटेरियल कल्चर में आती हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं. कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, मशीन से, बिल्डिंग, ज्वेलरी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजीज, गैजेट्स, ये सब कुछ हम यूज करते हैं. तो दीज आर द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर. ओके. Both material and non-material dimensions of culture undergo change over time. But both material and non-material cultures change time to time, है ना. जैसे आप देख सकते हो कि मोबाइल फोन है, पहले किस तरीके के मोबाइल फोन हम लोग यूज किया करते थे, फिर धीरे धीरे और स्मार्टफोन्स आ गए और फीचर्स उनमें चेंज आ गए अब, है ना. कलर टीवी को आप ले सकते हैं इसके लिए. ठीक है. However, material or technological dimensions change faster than non-material aspects. But non-material aspects, हम कह सकते हैं कि मटेरियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो चेंज होते हैं जल्दी, फास्टर चेंज होता है उनमें, है ना. और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट धीरे चेंज होते हैं. क्योंकि वो क्यों होते हैं ऐसे इसलिए होता है कि वो हमारे जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे किससे जुड़े होते हैं, नॉर्म से, वैल्यूज से जुड़े हुए होते हैं, है ना. जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं हम, उससे जुड़े हुए होते हैं, है ना. और इसको हम कह सकते हैं ये जो है नॉन मटेरियल, ये हमारे रिलीजन से भी कुछ जुड़े हुए होते हैं. तो ये इनमें जो चेंज होता है वो धीरे होता है, क्योंकि ये चेंज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते, जल्दी से हम एक्सेप्ट नहीं करते इन चेंजेस को, तो इसलिए ये चेंज धीरे होते हैं. और जो नॉन मटेरियल जो कि मटेरियल होते हैं, वो जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, वो चेंज जल्दी हो जाते हैं और हमें दिखते भी जल्दी हैं, है ना. This gives rise to cultural lag, or a situation whereby non-material dimensions are unable to match the advances of technologies. This gives rise of cultural lag. Cultural lag एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑगमन एंड निमकॉफ ने दिया था अपनी बुक द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में. ठीक है. और कल्चरल लैग में क्या है बच्चों, देखिए, हम कह सकते हैं कि एक तरफ नॉन मटेरियल कल्चर है, एक तरफ मटेरियल कल्चर है ना. अब हम कह रहे हैं कि जो नॉन मटेरियल कल्चर है, अभी मैंने आपको बताया कि वो
चेंज होते हैं, दोनों में चेंज होते हैं। लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें कैसा चेंज होता है, उसमें चेंज होते हैं धीरे। लेकिन जो मटेरियल कल्चर होता है उसमें चेंज किस तरीके से होते हैं, उसमें चेंज होते हैं जल्दी। तो जब मटेरियल कल्चर के अपेक्षा नॉन मटेरियल कल्चर हम कह सकते हैं कि चेंज में पीछे रह जाती है। कोई भी जब मटेरियल कल्चर चेंज नॉन मटेरियल से या नॉन मटेरियल मटेरियल से कोई भी एक कल्चर दूसरी कल्चर से थोड़ा पीछे रह जाती है, तो वहां क्या आ जाता है, वहां आ जाता है कल्चरल लैग। ठीक है, ये हमें लिखा भी है, अनेबल टू मैच द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आप कोई सी भी कह सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं और इसको इधर भी रख सकते हैं। नॉन मटेरियल मटेरियल, मटेरियल में नॉन मटेरियल, कोई भी जब एक दूसरे से पीछे रह जाती है, मैच नहीं कर पाती स्पीड को एक दूसरे की, तो वहां क्या आ जाता है, वहां कल्चरल लैग आ जाता है। ठीक है, सो वी कैन से द फिनोमिनन वेयर बाय कल्चरल एलिमेंट्स सच एज religious beliefs change more slowly than the structural elements such as technological elements, है ना। The term cultural lag coined by Ogburn, William Ogburn in 1922 in his book The Handbook of Sociology। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो किसने दिया है कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट, किसने दिया है, विलियम ऑगबर्न ने। ठीक है, now the ethnocentrism and cosmopolitanism. So what is ethnocentrism? We can divide ethnocentrism word in 3 parts. First is ethno, second is center, and third is ism. So first ethno means race, people और culture. Center means center में है, ठीक है, और ism means belief system, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, माई ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेंटर है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप एथनो मीन्स रेस, पीपल, कल्चर, वो क्या है, सेंटर में मान लेते हैं वो लोग जो अपने ही ग्रुप को या अपनी कल्चर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरे की कल्चर से, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, इट रेफर्स टू टेंडेंसी टू devalue others, अभी मैंने आपको ये बताया, devalue others, disrespect of diversity, looking through the evaluating other cultures through our own cultural lens। हम ये ऐसा एथनोसेंट्रिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि जिसमें हम दूसरे की जो कल्चर है उसको डिवैल्यू करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। डाइवर्सिटी को हम हम कह सकते हैं कि स्पेस नहीं देते, है ना, और दूसरे की कल्चर्स को अपने कल्चरल लेंस से देखते हैं। ठीक है, हम अपने ही जो हमारा नजरिया है हम दूसरे ही कल्चर को उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि हमारी इंडियन कल्चर है, हम वेस्टर्न कल्चर को खराब बताने लगे कि नहीं उसमें ये सारे डिमेरिट्स हैं, है ना। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ वंस ओन कल्चर वैल्यूज इन इवेल्युएटिंग द बिहेवियर एंड बिलीव्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स। इट इम्प्लाइज devaluing other by looking at them through your cultural lens. Ethnocentrism is not open in the diversity. वही है कि हम अपने जो वैल्यूज हैं, बिहेवियर हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको ज्यादा अच्छा बताते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कल्चर, है ना। और एथनोसेंट्रिज्म में डाइवर्सिटी के लिए भी कोई स्पेस नहीं होता, है ना। नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटिज्म। It is exactly the opposite ethnocentrism. It is accommodates other cultures and their beliefs. It is just opposite to the ethnocentrism. और इसमें क्या है, ये दूसरे कल्चर्स को भी स्पेस देता है, वैल्यू देता है ना, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको ले लेते हैं इस अकॉर्डिंग टू इट, है ना। सो बच्चों, नाउ इट इज क्लियर बोथ कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो नाउ कल्चरल चेंज। There are 2 types of cultural change, external and internal. External changes in environment, colonialism, revolutions, media. External change क्या है उसमें कल्चर में, एनवायरमेंट चेंज हुआ है हमारी, है ना। और कलोनियलिज्म का इम्पैक्ट तो आप सबको ही पता होगा कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स क्या और भी जो हमारे यहाँ
लोग आए थे हमारे यहाँ, जिन लोगों ने कह सकते हैं कि जैसे मुगल्स थे, है ना, तो कॉलोनियलिज्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे है। रेवोल्यूशंस जैसे फ्रीडम रेवोल्यूशन है, उसके भी इम्पैक्ट, उसके ही बाद हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली, है ना। और मीडिया, इन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कल्चर पे पड़ता है। कल्चर इन सब का इम्पैक्ट से चेंज हो जाती है। जैसे कि कॉलोनियलिज्म के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ आया, और क्या आया, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब कुछ कॉलोनियलिज्म के बाद है सारे। और कॉलोनियलिज्म का ही क्या इम्पैक्ट है, रिवोल्यूशन, फ्रीडम रेवोल्यूशन इम्पैक्ट किसका है, कॉलोनियलिज्म का, है ना। और मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे चेंजेस हमारे जो कल्चर है उसमें आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कह सकते हैं हम स्मॉल स्केल पे होती थी, लेकिन थ्रू मीडिया वो बहुत लार्ज स्केल पे, जैसे कि फेस्टिवल्स को हम कह सकते हैं कि पहले बहुत स्मॉल स्केल पे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बट थ्रू मीडिया ये बड़े स्केल पर अब लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं, चीजों को अलग तरीके से देखने लगे हैं थ्रू मीडिया। सेकेंड इज इंटरनल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस, एवोल्यूशन, ये धीरे धीरे जिसे हम कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर ये चेंजेस सोसाइटी में, हम कह सकते हैं कल्चर में होते रहते हैं और हमें उनका पता नहीं चलता, है ना। जैसे कि जो हमारी नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनमें जो चेंजेस होते रहते हैं वो धीरे धीरे अंदर होते हैं, है ना, वो हमें पता भी नहीं चलते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द social values, norms, and the cognitive dimensions of social value, material aspects, ethnocentrism and cosmopolitanism, or cultural change. Okay, so if you have any problem, any difficulty related to the content, you can ask me, you can call me, है ना। और so today's lecture is over now. जय हिंद, बाय बाय।